हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम कोशिका यानी कि सेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर एक हिसाब से बात की जाए तो जीव विज्ञान का जो मुख्य चैप्टर है आज ही से स्टार्ट हो रहा है, कोशिका यानी सेल के। लेकिन मैंने उससे पहले में जीव विज्ञान का परिचय और द्वि नाम पद्धति भी पढ़ाया है। तो आप अगर वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और जूलॉजी जीव विज्ञान का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें जाकर वह भी आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो चलिए, कोशिका यानी कि सेल, सेल किसे कहते हैं? जो हमारी मानव का और सभी जीव जंतु हैं उनका जो शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कुछ जीव एक कोशिकीय कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, क्लेडोमोनास आदि। यानी कि ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। यह यह केवल एक कोशिका से बने होते हैं, इसलिए यह हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। कुछ जीव अनेक कोशिकाओं अनेक कोशिकाओं का बना होता है, उसे बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, वृक्षों आदि बहुकोशिकाओं से बने हुए जीव हैं। कोशिकाओं की आकृति व आकार वास्तव में उनके द्वारा संपन्न विशेष कार्य से संबंधित होते हैं, जबकि कोशिकाओं की संख्या शरीर व अंगों का आकार बढ़ाने के लिए होती है। अतः अतः छोटे जीवों में कोशिकाएं सीमित संख्या में होती हैं, व बड़े बड़े जैसे हाथी, व्हेल या बट वृक्ष में इनकी संख्या अनगिनत होती है। जैसे जो छोटे जीव होते हैं उनकी उनकी जो कोशिकाओं की संख्या होती है वह सीमित होती है। लोग लेकिन जो जैसे बड़े जीव होते हैं, जैसे हाथी हुआ, भेल हुआ या बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ हुआ, इनकी जो कोशिकाओं की संख्या होती है वह अनगिनत होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा कोशिकाएं रहेंगी उसका शरीर उतना ही बड़ा होगा। उदाहरण के लिए मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या लगभग 100 खरब से 104 खरब आंकी जाती है। लैटिन भाषा में कोशिका सेल शब्द का अर्थ छोटा कमरा होता है। यानी कि जो लैटिन भाषा है उसमें कोशिका सेल शब्द का अर्थ छोटा कमरा होता है। एक कोशिका एक प्राणदायक पदार्थ जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। जीव द्रव्य बहुत विभिन्न प्रकार के रासायनिक अणुओं का एक समूह है। इनमें अधिकतर कार्बनिक अणु जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि, यह सभी कार्बनिक अणु हैं। यानी कि जो कोशिका बनी होती है वह अधिकतर कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। अगला पॉइंट, कोशिकाएं पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई। एक आद्य सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसने एक कॉर्क के टुकड़े कतले में कोशिका देखी। तो इस पॉइंट को आप विशेष याद रखें, क्योंकि बार गया है कि रॉबर्ट हुक ने पहली कोशिका की खोज किस पर की थी, तो वह की थी कॉर्क के टुकड़े पर। अगला पॉइंट, लीवेन हॉक ने 1674 में सुधरी किस्म के सूक्ष्मदर्शी के साथ पहली बार बैक्टीरिया के रूप में मुक्त कोशिकाएं खोजी। अगला पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की। यानी कि जो रॉबर्ट हॉक है उन्होंने तो कोशिका की खोज कर दी, उसके बाद लीमोन हॉक ने 1674 में सुधरी किस्म की सूक्ष्मदर्शी से यानी कि और अच्छे प्रकार की सूक्ष्मदर्शी से पहली बार बैक्टीरिया के रूप में मुक्त कोशिकाएं खोजी। और उसके बाद जो कोशिका के अंदर केंद्रक है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। अगला पॉइंट, 1939 में जे ई परकिंजे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव का नाम दिया। यानी कि 1939 में जे ई परकिंजे ने जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव भरा रहता है तो उसको प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव का नाम दिया। यानी कि जीव द्रव की वजह से कोशिका जीवित रहती है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो कोशिका सिद्धांत 1838 में एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक जेकब स्लाइडेन ने कहा कि पौधों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है।
एवं प्रत्येक कोशिका एक इकाई यूनिट है। प्राणी विज्ञान। पॉइंट नंबर अगला, प्राणी विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वान ने 1839 में कहा कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है। स्लाइडेन और स्वान ने इन दोनों मतों को मिलाकर कोशिका मतवाद यानी कि सेल सेल थ्योरी की घोषणा की। यह मत निम्नलिखित बातों से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सब कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 4, यानी कि अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो सभी कोशिकाएं मिलकर, वैसे तो एक स्वाधीन होती हैं, लेकिन सभी कोशिकाएं मिलकर पहले एक अंग बनाती हैं, उसके बाद जब अंग बन जाता है तो उन अंगों से मिलकर एक शरीर बनता है, उसके बाद यह सभी आपस में मिलकर कार्य करती हैं। पॉइंट नंबर 4, कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य कार्य करता यानी कि क्रिएटर होता है। जैसा कि हम उदाहरण के रूप में समझें तो जैसे हम पहले से दीवार के बाद कमरा बन जाता है, कमरा बन जाता है, कमरा के बाद जब है तो एक मकान बन जाता है, एक मकान हो जाता है। इसी प्रकार से पहले पहले कोशिका से पूरा जुड़कर एक होती है, एक बनाती है, यानी कि जब पांच कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, उसके बाद उस ऊतक से एक अंग होता है और सभी अंगों को जोड़कर एक एक शरीर बनता है। इसको हम जैसे एक शरीर बन जाता है तो उसको हाथी भी कह सकते हैं, मनुष्य भी कह सकते हैं, तो ये एक शरीर बन जाता है। इस प्रकार से ये सभी को मिलकर पहले एक ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बनाता है और सभी अंग मिलकर, जैसे हाथ, जैसे हमारे शरीर का दिल है तो उसके ऊतक अलग हैं, और एक किडनी है उसके ऊतक अलग है, तो इस प्रकार जुड़कर एक शरीर का निर्माण करते हैं, उसके बाद यह एक साथ कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत के माध्यम से यह बताने में असफल रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व सृष्टक कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडेन एवं स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के कोशिका सिद्धांत निम्नवत हैं, यानी कि जो अभी के कोशिका सिद्धांत हैं वह इस प्रकार हैं। पहला, सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पादन से बने होते हैं, बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 2, सभी कोशिकाएं पूर्व सृष्टक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, बिल्कुल सही। जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो वहां लाल पड़ जाता है, तो वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं, तो यहाँ जो उसके आसपास की कोशिकाएं होती हैं वह देखती हैं कि यहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं, तो उनके जो कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम होता है वह उन कोशिकाओं को खत्म कर देता है। उसके बाद जो पास की कोशिकाएं होती हैं वह विभाजित होकर उस जगह नई कोशिकाओं से भर देते हैं और हमारा शरीर का अंग वैसे के वैसा हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है। कोशिका रचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी कोशिका किस प्रकार से होती है, पहले देखते हैं जंतु कोशिका। तो हमारी जो जंतु कोशिका होती है वह गोल होती है। ये होते हैं गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी बॉडी। ये प्लाज्मा झिल्ली ये ऊपर की है, ये है प्लाज्मा झिल्ली। तारक केंद्र यह है तारक केंद्र। चिकनी अंतः प्रदत्त जालिका यानी कि रफ है रफ है सॉरी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होती है खुरदरी अंतर्देवी जालिका यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह है लाइसोसोम, यह है लाइसोसोम, यही फूटकर पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है जब किसी कार्य की कोशिका नहीं रहती है। यह है कोशिका द्रव, यानी कि ये इसमें गाढ़ पदार्थ जब भरा रहता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। यह होता है जो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। जिस प्रकार से हमारा दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इसी प्रकार से केंद्रक पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। यह है कोशिकीय झिल्ली, ये है कोशिकीय झिल्ली, ये थी प्लाज्मा झिल्ली, यह है कोशिकीय झिल्ली। तो इस प्रकार से होती है हमारी जंतु कोशिका। अब देखते हैं पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में कुछ अंग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी समान ही होता है। जैसे कि हरे लवक पादप कोशिका में होते हैं जबकि जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। बाकी खुरदरी प्रदत्त द्रव्य जालिका
जंतु में भी होती है, पादप में भी होती है, लाइसोसोम जंतु कोशिका में भी होता है, पादप कोशिका में भी होता है, चिकनी अपदृत जालिका जंतु कोशिका में भी होती है और पादप कोशिका में भी होती है। गोल्गी उपकण जंतु कोशिका में भी होता है, पादप कोशिका में होता है, केंद्रीय झिल्ली जंतु कोशिका में भी, पादप कोशिका में भी, प्लाज्म झिल्ली जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। बाह्य कोशिका यह केवल पादप कोशिका में होती है, ना कि जंतु कोशिका में। कोशिका यह भी पादप कोशिका में होती है, ना कि जंतु कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया यह जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। राइबोसोम यह जंतु कोशिका में भी होता है, पादप कोशिका में भी होता है। कोशिका द्रव जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में होता है। बाकी हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट यह केवल पादप कोशिका में होता है। हरित लवक यह भी पादप कोशिका में होता है। कोशिका वृत्ति यह भी केवल पादप कोशिका में होता है। चलिए अगला पॉइंट, कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं, जैसे बेलनाकार की भी कोशिका होती है, अंडाकार की भी होती है, गोलाकार की भी होती है और लंबवत इत्यादि आकार की भी होती है। सभी कोशिकाओं के तीन मुख्य अंग होते हैं, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनके तीन मुख्य अंग तो होते ही हैं। कोशिका झिल्ली जो ऊपर की होती है, सेल मेम्ब्रेन केंद्रक जो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है यह भी, और कोशिका द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म यह भी, ये तीनों मुख्य सभी कोशिकाओं में होते हैं, चाहे वह एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो। अब देखते हैं कुछ ये मुख्य पॉइंट। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे यानी ऑस्ट्रिच एग की होती है, जिसकी जिसकी लंबाई 175 मिलीमीटर होती है। यानी कि पूरे विश्व की बात करें तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसकी लंबाई 175 मिलीमीटर होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म गैली सेप्टिकम की होती है। तो इसको जरूर याद रखें, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका और सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्म गैली सेप्टिकम होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन होती है, जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन सेल होती है यानी कि तंत्रिका होती है, तंत्रिका कोशिका वह सबसे लंबी कोशिका होती है। कुछ नोट में भी देखते हैं, मानव में सबसे बड़ी, छोटी और सबसे लंबी कोशिका यानी कि मानव में सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है और सबसे लंबी कौन सी है, यह ओवर सभी जीव जंतुओं की और पादपों की देखी गई थी। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका महिला का अंडा यानी कि ओवम है। मानव में सबसे छोटी कोशिका पुरुष का शुक्राणु यानी कि इसमें होता है। और मानव में सबसे मानव मानव और ऑल ओवर दुनिया में जितनी भी कोशिकाएं, सबसे लंबी कोशिका और मानव में एक ही कोशिका होती है, वह होती है तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन होती है। और सामान्य तौर पर भी सभी से लंबी कोशिका तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन ही होती है। मानव में भी कहें तो सबसे लंबी न्यूरॉन होती है और सामान्य तौर पर भी न्यूरॉन ही होती है। नोट, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर जिगर यानी कि यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है। यानी अगर हम बात करें तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। अगर हमारे लीवर में कुछ चोट या कुछ भी लग जाए तो वह स्वतः ही बहुत जल्दी घाव भर देता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होता है। पॉइंट नंबर 2, इन पॉइंटों को आप विशेष याद रखें। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सिर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। तो जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिकाएं, ये तो पता ही है कि न्यूरॉन सेल हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। तो इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, केवल इसमें 10% में कोशिका विभाजन हो सकता है। इसमें 10% ग्लियल सेल होते हैं, उसमें केवल कोशिका विभाजन हो सकता है। बाकी जो हमारा मस्तिष्क है यानी कि न्यूरॉन सेल है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस वाले हमें बोलते हैं कि हेलमेट पहनो, क्योंकि अगर मस्तिष्क में चोट लग गई तो मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि इसमें घाव भरने की यानी कि जैसे चोट लगेगी वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा तो चोट ठीक नहीं होगी। इसलिए हमें अपने मस्तिष्क की हमेशा सुरक्षा रखनी चाहिए। चलिए कोशिका झिल्ली अब देखते हैं। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो हमारी कोशिका का मुख्य पार्ट है, यह जीव द्रव के लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई है। यानी अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की तो यह जीव द्रव यानी कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। जंतु कोशिका यह सबसे बाहरी परत होती है, जबकि पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर एक अन्य मोटी परत पाई जाती है। इस परत को कोशिका वृत्ति यानी कि सेल वॉल कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि कोशिका के सबसे ऊपर कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जो जीव जंतु हैं उनकी जो कोशिका होती है उनका सबसे पहला पार्ट कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन ही होता है।
जबकि जो पादप कोशिका होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है, जबकि यह जंतु कोशिका में नहीं होती है। जंतु कोशिका का सबसे ऊपरी पार्ट, अगर साधारण भाषा में कहें तो जंतु कोशिका का सबसे ऊपरी पार्ट है सेल मेम्ब्रेन और पादप कोशिका का सबसे ऊपरी पार्ट है बाह्य कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अगला पॉइंट, यह प्रायः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह प्रायः सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों को हमेशा वायुमंडलीय ताप का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही, यहाँ कोशिका भित्ति की बात हो रही है, जो केवल पादप कोशिकाओं के सबसे ऊपरी पार्ट है। तो यह प्रायः सेल्यूलोज की बनी होती है, क्योंकि पौधों को, जो पौधे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, तो यह वायुमंडल में ताप, धूप सभी को झेलना पड़ता है, इसलिए इनको एक्स्ट्रा कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल दी जाती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला पॉइंट, वे प्रायः अपनी जगह स्थिर रहते हैं। इन सब के कारण पादप कोशिकाओं को अतिरिक्त सुरक्षा करने के लिए ही कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया कि पेड़ पौधों को प्रायः एक जगह रहना पड़ता है, धूप, ठंडी सभी को झेलना पड़ता है। तो उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर भी कोशिका भित्ति सेल वॉल दी जाती है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा सुरक्षा दी जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। बिल्कुल सही, कोशिका झिल्ली है जो वह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर रचनाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से पृथक करती है। यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, हमारा जो शरीर है वह करोड़ खरबों कोशिकाओं से, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 100 से 104 खरब कोशिकाओं से बना होता है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है, यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करती है। अगला पॉइंट है, यह चयनात्मक, पारगम्य या अर्ध पारगम्य, सिलेक्टिव और सेमी परमीबेबल झिल्ली होती है, जिसके कारण यह केवल ऐच्छिक पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है तथा हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, यह अर्ध पारगम्य तथा पारगम्य तथा अर्धपारगम्य होती है। यानी कि जो कोशिका के लिए जरूरी पदार्थ हैं उनको अंदर जाने देती है, और जो वेस्टेज हैं यानी कि बेकार पदार्थ हैं उनको बाहर निकलने देती है। यानी कि ऐच्छिक कोशिका के अंदर, जैसे कोई अच्छी चीज है तो उसको तो अंदर जाने देगी, लेकिन जो बेकार चीज है उसको बाहर निकाल देती है। अगला पॉइंट है, कवक शैवालों एवं विकसित हरे पौधों की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणुओं एवं कवकों की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो जो कवक शैवाल होते हैं और विकसित हरे पौधे होते हैं, उनकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणुओं एवं कवकों की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। चलिए अब देखते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, जिसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। कोशिका के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी डेंस संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। अगला पॉइंट, इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अभी जो हम कोशिका झिल्ली देख रहे थे, वह थी कोशिका के ऊपर की झिल्ली। अब कोशिका के अंदर जो केंद्रक रहता है, उसकी भी केंद्रक झिल्ली होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अगला पॉइंट, केंद्रक झिल्ली में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें केंद्रक रंध्र, न्यूक्लियर प्योर कहा जाता है। अगला पॉइंट, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध अर्ध तरल द्रव भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि केंद्रक के अंदर भी एक गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिका के अंदर भरा रहता है उसे जीव द्रव कहते हैं, और जो केंद्रक के अंदर भरा रहता है उसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगला पॉइंट, केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमोटिन जालिका कहते हैं। ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। जो केंद्रक है, इसके अंदर ही डीएनए तथा आरएनए होता है। जैसे कि हम डीएनए और आरएनए को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो आप मुख्य पॉइंट यह याद रखिए कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए होता है। अगला पॉइंट,
कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोजोम कहते हैं। यानी कि जब कोशिका विभाजन होती है तो उसी समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अगला पॉइंट, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यानी कि डीएनए के अंदर भी क्रियात्मक खंड होते हैं, जिन्हें जीन कहते हैं। ये जीन प्रत्येक गुणों के वाहक होते हैं, अतः डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को अनुवांशिक इकाई हेरे हेरेडिटरी यूनिट कहते हैं। अब है केंद्रक के कार्य, यानी कि केंद्रक के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य है जो केंद्रक का, वह है केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी, मेटाबॉलिक या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा शरीर जैसे दिमाग से कंट्रोल होता है, उसी प्रकार से कोशिका केंद्रक से कंट्रोल होती है। नंबर 2, केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। यानी कि जो केंद्रक है वह हमारी कोशिका की रक्षा भी करता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अगर केंद्रक नहीं होगा तो कोशिका विभाजन संभव नहीं होगा। अगला पॉइंट 3, यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। पॉइंट नंबर 4, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉइंट नंबर 5, केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। जो केंद्रक की खोज की थी वह की थी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक सभी कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र है। अगला पॉइंट, पैरामीशियम की कोशिका में 2 केंद्रक तथा राइजोपस की कोशिका में अनेक केंद्रक होते हैं। तो जो पैरामीशियम होता है उसकी कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं तथा राइजोपस की कोशिका में अनेक केंद्रक होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप वेरी मोस्ट लगा लें, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम की कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं और राइजोपस की कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं। तो पैरामीशियम की कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं और राइजोपस की कोशिका में अनेक केंद्रक होते हैं। अगला पॉइंट, प्रायः स्तनधारी जीवों की लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊंट कैमेल की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। तो जो स्तनधारी हैं, यानी कि स्तनधारी जैसे मनुष्य भी एक स्तनधारी है, शेर भी स्तनधारी है, तो ऐसे जो जीव हैं इनकी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। जबकि जो ऊंट है, कैमल है, उसकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक उपस्थित होता है। तो इस पॉइंट को भी आप वेरी मोस्ट लगा लें, क्योंकि यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कोशिका द्रव, अब देखते हैं कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। यह केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका का शेष भाग है। इसमें निम्नांकित कोशिकांग होते हैं। यानी कि जो केंद्रक द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म होता है, इसमें निम्नांकित कोशिकांग होते हैं। अंतः प्रादिव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अब है पॉइंट, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है। अगला पॉइंट, इस जालिका को अंतः प्रादिव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर कहते हैं। ये लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं। अंतः प्रादिव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। यानी कि जो अंतः प्रादिव्य जालिका है यह भी 2 प्रकार की होती है। तो पहली जो होती है वह होती है चिकनी अंतः प्रादिव्य जालिका, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी होती है खुरदरी अंतः प्रादिव्य जालिका, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सबसे पहले देखते हैं SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली चिकनी स्मूथ होती है, जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER की झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं।
राइबोसोम कहते हैं। अंतःप्रादिपी जालिका के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके जो कार्य होते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली नुमा नालिकाओं में तरल द्रव्य भरा रहता है, इसलिए ये कोशिका द्रव्य में पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती हैं, अर्थात अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। दूसरा है एसईआर, यानी कि ये तो है ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम। अब इसमें जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ सबसे पहले स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम को देखते हैं। एसईआर वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीव उत्पन्न मेम्ब्रेन वाइजीनेसिस कहा जाता है। कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कशेरुकी जंतुओं का एक वर्ग के यकृत कोशिकाओं में एसईआर विष तथा दवा का निराविषीकरण डेक्सटॉक्सिफिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला पॉइंट, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक में कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों जेनेटिक मटेरियल्स को जाने का पथ बनाती है। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है या जाती है। आर ई आर यानी कि अभी देखा हमने स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखते हैं आर ई आर यानी कि रफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ईआर की खोज यानी कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अब ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हिंदी में कहें तो अंतः प्रदत्त जालिका की खोज 1897 ई में गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम की खोज 1955 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने की थी। उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइबोसोम नाम 1957 में वैज्ञानिक रिचर्ड वी रॉबर्ट ने प्रस्तावित किया था। यानी कि जो राइबोसोम की खोज की थी वह 1955 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने की थी, और जो राइबोसोम का नाम दिया था वह दिया था 1957 में वैज्ञानिक रिचर्ड वी रॉबर्ट्स ने दिया था। अगला पॉइंट, राइबोसोम ऐसे कण हैं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ते हैं। ये अंततः प्रादिपी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोमों को जो गुच्छों में मिलते हैं उन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड की बनी होती हैं। अब देखते हैं राइबोसोम के कार्य। तो राइबोसोम अणु अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं जो विभिन्न प्रोटीन बनाने के लिए विभिन्न संयोजनों में प्रोटीन संरचनाओं के निर्माण ब्लॉक हैं। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो जो राइबोसोम है वह उसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब देखते हैं अगले गोल्जी उपकरण, गोल्जी या पार्टस यानी कि गोल्जी उपकरण। तो गोल या इंग्लिश में कहें तो गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी उपकरण की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी जिस जिस अंग के कोशिका के जिस अंग के मैंने सन बताई है और उनके खोजकर्ता बताए हैं, तो उनके नाम आप विशेष याद रखें क्योंकि सबसे ज्यादा जीव विज्ञान में इन्हीं को पूछा जाता है। तो गोल्जी उपकरण की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने 1858 ई में जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय को देखा। यह एक चिकने चपटे नालिकाकार उपक्रम समूह से बना है और ये प्रायः समानांतर पंक्तियों में एक ढेर में होते हैं। गोल्जी उपकरण पौधों में जब छोटी इकाइयों में होते हैं तो जालिकाएं डिक्टियोसोम कहलाते हैं। यानी कि जब पौधों में जब छोटी इकाइयों में होते हैं तो जालिकाकार या इंग्लिश में कहें तो डिक्टियोसोम कहलाते हैं। अब देखते हैं गोल्जी उपकरण के कार्य। तो गोल्जी उपकरण के कार्य ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का
संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। यानी कि गोल्गी बॉडी हमारी कोशिका में जितनी भी ऊर्जा बनता है या कुछ भी बनता है तो उसको पूरे शरीर में भेजता है। यह इसका कार्य है। कोशिका का मुख्य स्त्रवण सिक्रेटरी अंगक है। तो कोशिका का मुख्य स्त्रवण यानी कि सिक्रेटरी अंगक है। अगला, लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। यानी कि लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। कुछ परिस्थितियों में इनमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट यानी कि सेल प्लेट बनाने में सहायक है। गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी। अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डबे ने 1958 में देखा। ये झिल्ली से बंधी पुटिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका में काफी मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझाया था कि लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम भरे होते हैं कि वह अगर फट जाएं तो पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। कोशिकीय चयापचय सेलुलर मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इनमें मौजूद एंजाइम्स अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। यानी कि जब कोशिका में कोई दिक्कत हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो जो उसमें लाइसोसोम होता है वह खुद ही फट जाता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब है लाइसोसोम के कार्य। लाइसोसोम के कार्य कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। अगला, अंतः कोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ये सूक्ष्म क्षणों या धागे नुमा दानेदार या गोलाकार दिखाई देते हैं। ये अंडाकार पुट्टिकामय कोशिकांग है। पादप कोशिका में इनकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। जंतु कोशिका में यह संख्या में 10 10,000 या इससे ज्यादा भी हो सकती है। प्रत्येक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाह्य झिल्ली चिकनी और भीतरी झिल्ली अंगुलीनुमा होती है। कृष्टि बनाती है जिससे इस झिल्ली का सतही विस्तार बहुत बढ़ जाता है। कृष्टि में कोशिकीय श्वसन से संबंध एंजाइम मौजूद होते हैं। इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं जिससे ये अपना कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें खुद के कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं एवं डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं जिससे ये अपना कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। अब है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम्स के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय कोशिकीय ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह ऊर्जा एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा रहती है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। कृष्टि से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। यानी कि जो कृष्टि होती है उससे अंदर की जो झिल्ली का सतह क्षेत्र है वह बढ़ता है। अब देखते हैं लवक यानी कि प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, लवक यानी कि प्लास्टिड। इंग्लिश में कहें तो प्लास्टिड, हिंदी में कहें तो लवक। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी समझाया। आकार में ये मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरीनुमा डिस्क शेप्ड दिखाई पड़ते हैं। अब लवक ये 3 प्रकार के होते हैं। जो लवक होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा होता है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट।
पौधों के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी कि हरित लवक होता है, यह पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। आवश्यक तो सभी होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सबसे आवश्यक है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रंग रंग हरा के अतिरिक्त पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें हरे रंग के अलावा पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, जो ल्यूकोप्लास्ट है, यह रंगहीन या श्वेत, क्रोमोप्लास्ट रंगहीन, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन या श्वेत होता है तथा क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं। यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, यह रंगहीन या सफेद होते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक सूक्ष्म रचनाएं हैं, जो दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। इनके भीतर तरल युक्त गुहा होती है, जिसे स्टोमा कहते हैं। इसमें महीन झिल्ली युक्त रचनाएं समानांतर फैली रहती हैं, जिन्हें स्टोमा पट्टिकाएं या स्टोमा लेमिनी कहते हैं। इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भोजन बनता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। स्टोमा स्टोमा में थैलीनुमा रचना पाई जाती है, जिसे थाई थाइलाक्वार्स कहते हैं। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। अगला, इसमें पर्णहरित के अलावा कैरोटीन तथा जेंतोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। थाइलाक्वाइड में पर्णहरित तथा अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। प्लास्टिड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए तथा राइबोसोम भी पाए जाते हैं। प्लास्टिड के कार्य। प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिका में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इनमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसमें भोजन संचित रहता है। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। वह अगला, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। अब है क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। अब देखते हैं रसधानी यानी कि वैक्यूल्स। कोशिका की रसधानियां या रिक्तिकाएं चारों ओर से एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती हैं। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानियां छोटी या बड़ी हो सकती हैं। इन रसधानियों के भीतर ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे रहते हैं। यानी कि जो रसधानियां हैं, इनके अंदर ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे रहते हैं। अगला पॉइंट, जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती हैं। यानी कि जो जंतु कोशिका होती है, उसमें रसधानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ये रसधानियां बड़ी होती हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसमें रसधानियां बड़ी होती हैं। कुछ परिपक्व पादप यानी कि पेड़ पौधे कोशिकाओं के मध्य में एक बहुत बड़ी रसधानी होती है, जिसकी माप कोशिका के आयतन का 90% तक हो सकता है। अगला पॉइंट, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस सेल शेप भरा रहता है, जो निर्जीव पदार्थ होता है तथा जिसमें लवण, शर्करा, अमीनो अम्ल, कुछ प्रोटीन तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल मौजूद होते हैं। अगला पॉइंट, ये कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी फूड वैक्यूल में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु इंपोर्टेंट पॉइंट। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट यह भोजन निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। इसी के कारण पत्ती एवं तना हरे रंग की होती हैं और इसी के कारण पत्तियां और तना हरे रंग की होती हैं। दूसरा, अवर्णित लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट यह भोजन संग्रहण का कार्य करता है। यानी कि यह भोजन को स्टोर करके रखता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। अगला पॉइंट है वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट यह रंग प्रदान करता है। यानी कि मैंने जैसे कि ऊपर बताया था कि 3 प्रकार के लवक होते हैं।
हरित लवक यह भोजन भोजन बनाता है तथा पत्ती तथा तना में पाया जाता है। दूसरा था अवर्णित लवक, जिसमें यह रंगहीन होता है या श्वेत होता है, यह भोजन को संग्रहण करता है, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। तीसरा है वर्णित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर मिर्च का रंग लाइकोपेज के द्वारा होता है, गाजर का कैरोटीन के द्वारा होता है, चुकंदर का बीटानोन के द्वारा होता है, यानी कि बीटानोन क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। फलों का पीला रंग जेंथोफिल क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। अब देखते हैं रसधानी के कार्य। तो रसधानी का जो पहला कार्य है वह है पादप कोशिकाओं में ये स्फूर्ति यानी टर्गिडिटी तथा कठोरता प्रदान करती हैं। दूसरा है जंतु कोशिकाओं में यह जल संतुलन का कार्य करती हैं। तीसरा है कुछ कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती हैं। चौथा है कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग करती हैं, कोशिका द्रव्य से अलग रखती हैं। अब देखते हैं अगला पार्ट है, जो अगला अगला अंग है कोशिका का, वह है तारक काय या सेंट्रोसोम। तारक काय या सेंट्रोसोम, तारक का सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक बेलन जैसी रचना दिखती है। यह जंतु कोशिका के केंद्र के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इसकी खोज तो तारक का यानी सेंट्रोसोम की खोज 1888 में बोवेरी ने की थी। तो इसको आप विशेष याद रखें, ये वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसकी खोज 1888 में बोबेरी ने की थी। तो दोनों को याद रखें, वैज्ञानिक का नाम और डेट। इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रिओल कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रिओल के चारों ओर धागे की तरह तारक तारक रश्मियां एस्ट्रल रेज दिखाई पड़ती हैं। सेंट्रोसोम के कार्य। तो जो सेंट्रोसोम का पहला कार्य है यानी तारक का जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यानी कि सेंट्रोसोम या हिंदी में कहें तो तारक का जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करता है। दूसरा कार्य कोशिका में फ्लैजेला और सीलिया के बनने में भाग लेता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक लोकोमोटरी और ऑर्गेनेले है। तीसरा कार्य है इसका, इससे निकलने वाली एस्टल किरणें गुणसूत्र से जुड़कर उसको अपनी ओर खींचती हैं, जिससे गुणसूत्र दो भागों में बट जाते हैं। चलिए अब देखते हैं ट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी छोटी नलिकाएं रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। तो यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के कार्य। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के पहला कार्य है ये कोशिका विभाजन के समय स्पेंडल के निर्माण में भाग लेती हैं। दूसरा है सेंटिओल सीलिया फ्लेजला आदि के निर्माण में भाग लेती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखते हैं प्रमुख कोशिकीय रचनाएं और उनके कार्य, यानी कि जो कोशिकीय रचनाएं हैं और उनके कार्य हैं। पहले है कोशिकीय रचनाएं और दूसरे हैं उनके क्या कार्य हैं। तो पहले है कोशिका वृद्धि, जो कि केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना, कोशिका को सुरक्षा और सहारा देना। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण। तीसरा है अंतःप्रदिव्य जालिका, कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार, आंतरिक कोशिकीय परिवहन करना, यानी कि जो कोशिका के अंदर होता है संचार, यानी कि किसी भी चीज को यहाँ से वहां भेजना, यह सब अंतःप्रदिव्य जालिका करती है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण करता है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह कोशिकीय श्वसन, यानी कि जो कोशिका सांस लेती है वह कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करती है, और सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करती है। पांचवा है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण विशिष्ट पदार्थों का स्त्रवण, संचय और उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता करता है। गोल्जी उपकरण जैसा कि हमने ऊपर समझा था। अगला है छठवां राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल है, यानी कि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सातवां है लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार हैं, यानी कि जो लाइसोसोम होती है उसकी थैली में हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे रहते हैं, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक, यानी कि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक। नौमा है हरित लवक, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो हरित लवक मंड
संश्लेषण के सक्रिय अर्थात प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल हैं। 10वां 10वां अवर्णी लवक, ये तो सभी पादप कोशिका के भाग हैं। अवर्णी लवक खाद्य संग्रहण में सहायक है। वर्णी लवक फूलों, फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करना। अब है 12वां केंद्रक, कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक है। 13 है गुणसूत्र, जीन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण। अब देखते हैं पादप कोशिका, प्लांट सेल और जंतु कोशिका या प्राणी कोशिका एनिमल सेल में अंतर। ये है हमारी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ये है पादप कोशिका जो जो चौकोर है, और जो गोल है यह है जंतु कोशिका, यानी कि पादप कोशिका चौकोर होती है और जंतु कोशिका गोल होती है। तो अब इसके कुछ हम अंतर देखते हैं। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है। दूसरा है पादप कोशिका मोटी एवं कड़ी कोशिका वृद्धि के कारण कोशिका का नियमित आकार है, जबकि जंतु कोशिका का आकार अनियमित आकार है। तीसरा है पादप कोशिका वृद्धि उपस्थित होती है जो सेल्यूलोज नामक रासायनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। जंतु कोशिका कोशिका वृद्धि अनुपस्थित होती है, यानी कि पादप कोशिका में कोशिका वृद्धि होती है और जंतु कोशिका में कोशिका वृद्धि नहीं होती है, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको समझाया है। और यह सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज एवं कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। चौथा अंतर, पादप कोशिका में रस युक्त बड़ी रसधानी उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसधानियां होती हैं या नहीं भी होती हैं। पांचवा है लवक, पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। छठवा, गोल्जी उपकरण की अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचनाएं होती हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। अब जंतु कोशिका में एक विशेष जटिल संरचना के गोल्जी उपकरण उपस्थित होता है। सातवां, तारक काय या सेंट्रोसोम। तारक काय तारक काय पादप कोशिका में तारक काय या सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में तारक काय सेंट्रोसोम पादप कोशिका में भी होता है और तारक काय सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में भी होता है। इस प्रकार से हमने जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 कोशिका सेल को पूरा कंप्लीट किया। तो ये वीडियो काफी लंबी गई है, 1 घंटे की, लेकिन इसमें कोशिका से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में समझाया है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी गई है। इसमें मैंने कोशिका से संबंधित एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो पाने के लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।